हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज से हम अपने चैनल पर BHIC 134 की यूनिट वाइज क्लास देना शुरू कर रहे हैं। BHIC 134 भारत का इतिहास 1707 से 1905 तक, जिसकी यूनिट नंबर 1 है 18वीं शताब्दी की व्याख्या। तो सबसे पहले हम 18वीं शताब्दी के बारे में जानेंगे। तो 18वीं शताब्दी 1700 से 1800 की जो होता है, दशक होता है जो 10 साल का होता है, और जो शताब्दी होती है वो 100 साल की होती है। तो 18वीं शताब्दी उससे पहले यानी कि 1700 से 1800 तक भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनशील मानी जाती है। इस शताब्दी में बहुत सारे परिवर्तन हुए, अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी गई वो सब इसमें मानी जाती हैं। इस शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ, कुछ अक्षत्रिय शक्तियां थी उनका उदय हुआ, यूरोपीय जो कंपनियां थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका वर्चस्व बढ़ा। औपनिवेशिक शासन की नींव की दृष्टि से ऐतिहासिक परिवर्तन की कालावधि रही। बेसिकली दोस्तों, हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि 1700 से 1800 तक की जो ये 18वीं सदी है, इसके बीच क्या क्या हुआ। मेनली चीज़ हम यही जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ था और क्षत्रिय शक्तियों का उदय हुआ था। क्षत्रिय शक्तियाँ वर्चस्व में आई। क्षत्रिय शक्तियाँ वो होती है जैसे कि सिख समुदाय, नवाब, जाट, अलग अलग जो वे थे में वर्चस्व में आए थे। और यूरोपीय कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका भी वर्चस्व बढ़ा था। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं मुग़ल साम्राज्य का पतन। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुग़ल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद, जो औरंगजेब था वो एक शक्तिशाली शासक था, पर वो कट्टर भी बहुत था। उसकी जब 1707 में मृत्यु हो गई थी, और हमारी जो बुक है भारत का इतिहास 1707 से 1950 तक का, तो ये उसी काल से ही माना जाता है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसकी मृत्यु के भी बहुत सारे कारण थे। उसके उत्तराधिकारियों के जो युद्ध हो रहे थे, आपस में ही में अपनी सत्ता को लेकर युद्ध कर रहे थे। उसके शासनकाल में बहुत सारे प्रशासनिक भ्रष्टाचार चल रहे थे। और जो प्रांतीय नवाब थे की स्वायत्ता ने मुग़ल शासन को केंद्र से विखंडित कर दिया था। केंद्र से मतलब कि उनको अंदर से ही विखंडित कर दिया था, तोड़ दिया था उन्हें बहुत सारे। और उसके बाद जो अलग उत्तरदायी आए, जो उसके वंशज आए, वे बहुत कमज़ोर थे। और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, मराठा, सिख, जाट, राजपूत और बंगाल, अवध, हैदराबाद, ऐसे जैसे उनके जो नवाब थे, उन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया। बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं, अगर कोई शासक कमज़ोर होगा तो उसका दूसरी शक्तियाँ उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगी। और कमज़ोर इसलिए थे मैं क्योंकि उनमें आंतरिक युद्ध भी होते रहते थे, भ्रष्टाचार भी बहुत होता रहता था। वैसे तो बेसिकली जो मुग़ल साम्राज्य का पतन है वो पूर्णतः 1857 की जो क्रांति थी उसमें पूर्णतः उनका पतन हो चुका था। मुग़ल साम्राज्य का जो बहादुर शाह द्वितीय था वो काफ़ी बुजुर्ग हो गया था, और उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें वह मारा गया था। तब से पूर्णतः मुग़ल काल का पतन हो गया था। पर किताबों से हमें पता चलता है कि जो औरंगजेब था वो सबसे लास्ट का जो शासक था 1707 में, उसकी मृत्यु हुई थी। उसी के बाद से ही मतलब कि पतन होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उसके बाद के जो शासक थे वो काफ़ी कमज़ोर थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, अक्षत्रिय शक्तियों का उदय। 18वीं शताब्दी में हम अक्षत्रिय शक्तियों का उदय के बारे में भी देखते हैं। इस काल में बहुत सारी शक्तियाँ, अक्षत्रिय राजवंश उभर कर सामने आए, जैसे मराठा, सिख, जाट। अभी अभी दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया, निजाम थे, नवाब थे, वजीर थे। ये बहुत सारी जो अक्षत्रिय शक्तियाँ थी ये वर्चस्व में आ रही थी। जो मराठा साम्राज्य था ने पेशवा के नेतृत्व में उत्तर भारत तक विस्तार किया। जो मराठाओं थे उन्होंने पेशवाओं के नेतृत्व में उत्तर भारत, हरियाणा, पंजाब के जो उत्तर भारत है, राजस्थान, इस पर अपना काफ़ी विस्तार कर चुके थे ये।
और सिखों ने पंजाब में खालसा शासन की स्थापना की थी। जो सिख थे उन्होंने पंजाब में खालसा शासन की स्थापना कर ली थी। जैसे जाटों ने भरतपुर क्षेत्र में शस्त्र राज्य की स्थापना कर ली थी। जाटों का भरतपुर में वर्चस्व हो गया था, नवाबों का हैदराबाद में हो गया था, बंगाल में हो गया था, अवध में हो गया था। तो जो ये अलग अलग जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी ये धीरे धीरे वर्चस्व में आ रही थी। इसी वजह से मुगल साम्राज्य का भी पतन हुआ, क्योंकि मुगल साम्राज्य कमज़ोर था, प्रशासनिक भ्रष्टाचार चल रहा था। इसलिए ये जो सारी क्षेत्रीय शक्तियाँ थी ये 18वीं शताब्दी में अपने वर्चस्व में थी। 18वीं शताब्दी में हम इन सब चीज़ों के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो है विदेशी कंपनियों का हस्तक्षेप। देखो, एक तो इसमें हम वैसे तो पतन होने लग रहा था मुगल साम्राज्य का, और ऊपर से क्षेत्रीय जो अंदर की जो शक्तियाँ थी वो उनका वर्चस्व बढ़ रहा था। और तीसरा जो विदेशी कंपनियाँ थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रेंच थे, ये भी कंपनियों के द्वारा शासन के लिए ही आए थे। फूट डालो राज करो की नीति जैसे अंग्रेजों ने अपनाई थी, ऐसे ऐसे फूट डालते गए और राजनीति करते गए। यही विदेशी कंपनियों का हस्तक्षेप था शासन में। अभी जैसे हम पढ़ते हैं पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और अंग्रेजी जैसे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस काल में भारत में व्यापार करने लगी थी। जो 18वीं शताब्दी थी इस काल में ये व्यापार करने लगी थी। धीरे धीरे इन्होंने अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस काल में 1757 की क्रांति जो प्लासी की जो लड़ाई थी उस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये भी 18वीं शताब्दी में ही हुआ था। जो ये दो लड़ाइयाँ थी ये बहुत प्रमुख लड़ाइयाँ थी। इन्हीं वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट कंपनियाँ थी उसका वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ने लग गया था। 1764 की बक्सर की लड़ाई ने ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण प्रदान कर लिया था, कि जो भी इस पर कर लगते हैं, मतलब कि पूर्णतः अपना उस कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 में इन सब पर अपना नियंत्रण कर लिया था। कौन से पर? बंगाल पर, बिहार पर, उड़ीसा पर। इस प्रकार कंपनी ने आर्थिक शोषण और राजनीतिक हस्तक्षेप की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। आर्थिक तो शोषण करते थे और राजनीति में भी अपना हस्तक्षेप करने लग गए। आर्थिक शोषण मतलब कि जैसे कर उनसे लेते थे, महाजनों को उन्होंने बनाया था, अलग अलग बंदोबस्त स्टार्ट किए थे। और इसके बाद हम पढ़ते हैं 4th पॉइंट, सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ। हम जानेंगे कि जो 18वीं शताब्दी थी उसमें सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ कैसी थी। इस काल में समाज में जातिवाद भी बढ़ रहा था, धार्मिक कट्टरता भी बढ़ रही थी और ऊंच नीच की भावना व्याप्त थी। हम देखते हैं दोस्तों, जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था तो अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियाँ आने लगी थी। कोई अपने धर्म का प्रचार कर रहा था, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा था, तो इसमें धार्मिक कट्टरता तो बनेगी और ऊंच नीच की भावना बढ़ रही थी। अमीर गरीबों पर अत्याचार कर रहे थे, अलग अलग तरह के कर लगा रहे थे। जो जमींदार थे, महाजन थे, उनका अत्यधिक नियंत्रण कर रहे थे। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो गरीब थे, किसान जो वर्ग था, इससे किसान बहुत अत्यधिक पीड़ित हुए। उद्योग धंधों पर भी धीरे धीरे विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ता गया। जो उद्योग धंधे थे, जैसे हस्तशिल्प, जो हमारी कला थी, जो हम हाथों से चीज़ों को बनाते थे, उस पर भी विदेशी कंपनियों का अलग से बहुत प्रभाव पड़ने लग गया था। जैसे कि अभी एक नमक हम बनाते थे और उसी विदेशी कंपनियों ने क्या किया, उनसे नमक तो कम दाम में खरीद लिया और पैकेटों में भर के उन पर दबाव डाला कि तुम इसी चीज़ को खरीदो। मतलब कि हम अपना माल अपने आप ही ज़्यादा पैसों में उन चीज़ों को खरीद रहे थे और हमें उस चीज़ पर कर भी बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था। इसलिए कहना चाहते हैं, इस काल में किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, किसान अत्यधिक पीड़ित थे, जिसे पारंपरिक कारीगर वर्ग को भारी नुकसान पड़ा। इसके बाद 5वां पॉइंट पढ़ते हैं, सांस्कृतिक पक्ष। 18वीं शताब्दी में जो सांस्कृतिक पक्ष था वो कैसे था। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद 18वीं शताब्दी में कला, स्थापत्य और साहित्य के क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में प्रगति देखी गई। मतलब कि जो 18वीं शताब्दी थी उसमें जो कला, स्थापत्य, साहित्य, इन क्षेत्रों में तो प्रगति हुई थी। विशेषकर क्षेत्रीय दरबारों में, जो क्षेत्रीय दरबार थे उन्होंने कला की स्थापत्य की इनकी में प्रगति हुई थी।
लखनऊ, हैदराबाद टीपू सुल्तान का मैसूर सांस्कृतिक उन्नयन के केंद्र बने। जो ये लखनऊ था, हैदराबाद था, टीपू सुल्तान था, ये मुख्य केंद्र बने। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप यूनिट वाइज सारी क्लासें लेते रहें। इसके पूरा हम एक अभी निष्कर्ष पढ़ते हैं कि इस काल में क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें आई थी, क्या किस चीज़ का पतन हुआ था, किस चीज़ का उदय हुआ था, कौन सी कंपनियां वर्चस्व में आई थी। मोटी मोटी बात हम जैसे कि पढ़ते हैं, 18वीं शताब्दी थी जो 1700 से 1800 तक का काल था, उसमें एक तो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। ब्रीफ समरी आपको मैं जैसे बता रहा हूँ अभी, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था, अक्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था, कंपनियों का, यूरोपीय कंपनियों का भी उदय हुआ था। वे बेसिकली वैसे तो उस टाइम पे व्यापार करने के लिए ही आई थी, पर उन्होंने धीरे धीरे अपना शासन आजमाना शुरू कर दिया। इसमें मुख्य 1757 की जो प्लासी की लड़ाई थी, बक्सर की लड़ाई थी, उनसे बंगाल और बिहार पर अपना नियंत्रण बना लिया था। ऐसे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। अतः निष्कर्ष जैसे हम पढ़ते हैं, 18वीं शताब्दी भारत में एक संक्रमण काल थी जहां एक और मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है। जैसे दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, निष्कर्ष में बताया जा रहा है, एक और तो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के नेतृत्व में एक औपनिवेशिक युग आकार ले रहा था। औपनिवेशिक जो युग था, जो अंग्रेजों की वजह से हुआ था, वो एक नेतृत्व उसका आकार ले रहा था। यह शताब्दी भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को पूरी तरह बदलने वाली सिद्ध हुई। जो यह शताब्दी थी, इसमें आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये पूरी तरह बदल गई थी। तो जैसे कि दोस्तों भी आपने 18वीं शताब्दी के बारे में पढ़ा, ये BHIC 13 रिपोर्ट भारत का इतिहास 1707-1950 की यूनिट 1 थी, जिसमें 18वीं शताब्दी की व्याख्या के बारे में हमने पढ़ा। और अगली क्लास भी हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे। यूनिट नंबर सेकंड है स्वतंत्र राज्यों का आविर्भाव। इसकी क्लास भी आपको जल्दी से जल्दी इस चैनल पर मिलेगी। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। थैंक यू।